बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 3 बजे की खबरें और आपको ये बता दें कि वॉर फ्रंट पर इस समय क्या चल रहा है। युद्ध के 42वें दिन इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने वेस्टर्न गाजा पर भी कब्जा कर लिया है। आज से युद्ध के अगले चरण की शुरुआत हो गई है। ये आईडीएफ का अनाउंसमेंट है। ग्राउंड ऑपरेशन के अगले फेज की शुरुआत अनाउंस कर दी गई है आईडीएफ की तरफ से। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं। वेस्टर्न गाजा पर और नॉर्दर्न गाजा पर हमारा कब्जा हो चुका है, मतलब उत्तर की तरफ और पश्चिम की कब्जा हो चुका है। सदन की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ अब सदन ऑपरेशन चलाए जाएंगे, ये दक्षिणी ऑपरेशन चलाए जाएंगे। आपको मालूम है कि यही वो इलाका है जहां खान यूनुस से लेकर तमाम वो जगहें जो बदनाम हैं इस बात के लिए कि गाजा यहां से ऑपरेट करता है। आपको मालूम है मोहम्मद दईफ भी खान यूनुस का ही रहने वाला है और इस वजह से हमास के बहुत सारे लड़ाके इस जगह पनाह पाए हुए हो सकते हैं। अब सदर्न इलाका फोकस में रहने वाला है। उत्तरी इलाके और पश्चिमी इलाके पर गाजा के आईडीएफ अब काबिज हो चुका है। आईडीएफ ने इन तमाम जगहों पर अपने झंडे लहरा दिए हैं और इनमें वो जगह भी शामिल है जिसे हमास अपनी कथित संसद के तौर पर इस्तेमाल करता था। और अगला अहम पर्सपेक्टिव आपको बता दूं, गाजा का जब ये राउंड 2 बताया जा रहा है, जमीनी लड़ाई का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पश्चिमी गाजा पर हमास का कंट्रोल खत्म हो गया। वेस्टर्न गाजा में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया। आतंकियों को तलाश रही है इजराइल की सेना। हमास के ठिकानों पर हमले और तेज हो गए हैं। टारगेट पर आतंकवादी हैं, हेडक्वार्टर और उनकी सुरंग। इजराइल ने खास तौर से इसके लिए ब्लास्ट जेल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। कर्नल तेज कुमार टिकू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा ब्रिगेडियर सी संदीप कुमार। बहुत स्वागत करता हूं दोनों मेहमानों का। दक्षिण की लड़ाई नॉर्थ के मुकाबले ज्यादा कठिन होने वाली है, आसान होने वाली है या उसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी? कर्नल तेज टिकू, ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नॉर्दर्न जो उत्तर का गाजा स्ट्रिप था वहाँ पर हमास का काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट था, क्योंकि इज़राइल के जितने भी गिने चुने और टारगेटेड इलाके थे वो माना जाता था कि उत्तर में है। लेकिन चूंकि सुरंगों का जाल उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरा फैला हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं कि जब गाजा के उत्तरी भाग में इजराइल का काफी सारा एम्फेसिस रहा, काफी सारा आप कह रहे हैं ये वाकई अगर सुरंगों का जाल उत्तर पूरा पश्चिम सब जगह फैला हुआ है तो ये कैसे कहा जाए कि दक्षिण में लड़ाई आसान रहने वाली है, कमजोर? लेकिन पहले अगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दक्षिण में आसान रहने वाली, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुश्किल रहेगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन पहले उत्तर की तरफ से दक्षिण जाने का एक रास्ता बचा हुआ था, अब लेकिन दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने का रास्ता नहीं बचेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। इसीलिए अटकनें लगाई जा रही हैं कि इजराइल जो है हो सकता है हमास को वो सिनाई की तरफ भेजे, सिनाई डेजर्ट में भेजे, लेकिन इजिप्ट ने इसका विरोध किया है क्योंकि ऐसे बताया जा रहा है कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेस से, मीडिया से, कि अब एक ही जगह बची है जहां पर हमास आतंकवादी जा सकते हैं, वो है साउथ से लेकर सिनाई की तरफ जाने का। लेकिन सिनाई पर कब्जा इजिप्ट का है और वो कभी नहीं मानेंगे कि हमास वहां पर अपना स्थान बना ले। तो मैं मानता हूं कि अल्टीमेट लड़ाई जो है अब दक्षिण में होगी और वो भी उतनी ही तेज, शायद मैं मानता हूं कि उत्तर से भी ज्यादा। कर्नल तेज टिकू कह रहे हैं कि ये उत्तर से भी ज्यादा टेंस और गर्म लड़ाई होने वाली है। उत्तर में जितने चैलेंजेस थे उससे ज्यादा चैलेंजेस दक्षिण में आने वाले हैं। संदीप सर के पास में जाऊं उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दूं। इजराइल के बंधकों पर गाजा से बड़ी खबर है। इजराइल को एक और बंधक की डेड बॉडी मिली है। आईडीएफ को बंधक सोल्जर की डेड बॉडी मिली है। एक सैनिक जिसे बंधक बना लिया गया था उसका मृत शरीर मिला है। 42 दिन बाद 19 साल के सोल्जर की डेड बॉडी मिली है और यहां उन तस्वीरों को साझा भी किया गया है एक के बाद एक। क्या अब इन बंधकों को मारा जा रहा है? ये जाहिर है कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि अल शिफा पर जैसे ही आईडीएफ का कब्जा हुआ एक के बाद एक डेड बॉडी यहां पर मिल रही हैं। क्या बंधकों को मारने का काम शुरू कर दिया गया हमास की तरफ से? हालांकि जानकारी ये कह रहे थे कि अब बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर पाने की स्थिति में हमास नहीं बचा है और ऐसे में वो बंधकों को शायद सुरक्षित छोड़ने के बारे में सोचेगा। लेकिन पहले देख लीजिए नोआ मार्सियानो कौन है। इजराइल से हमास आतंकियों ने इनको अगवा किया था। 7 अक्टूबर को हमास ने बंधक बनाया। उम्र 19 साल। ये सोल्जर हैं और हमास ने इनकी हत्या कर दी। मार्सियानो मध्य इजराइल की रहने वाली थी और उन्होंने अपनी मां को फोन भी किया था, अपने बारे में बताया था। इजरायली सेना हमास ठिकानों पर इनको खोज भी रही थी और ये जाहिर है इजराइल को और ज्यादा उसके गुस्से को भड़का देने वाला
ये पूरा वाकया है। बंधकों को मार रहा है क्या हमास? इजराइल को 42 दिन बाद भी बंधक नहीं मिले हैं। इजराइल के पास बंधकों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। हमास ने 239 इजरायलियों को बंधक बनाया था। बंधकों की तलाश में हमास ठिकानों पर रेड जारी है। अस्पताल, चर्च, रिफ्यूजी कैंप। इजराइल के हमले में गाजा वेस्ट बैंक में इजराइल की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चल रही है। बंधकों के परिजनों को नेतन्याहू ने भरोसा दिया था कि बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में पूरी व्यवस्था की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ है और संभावना है कि बंधकों को हमास एक के बाद एक निशाना बना रहा हो। इसके जरिए असल में एक मैसेजिंग हमास की तरफ से करने की कोशिश हो रही हो। संदीप सर, ये लगता है कि हमास अपनी बौखलाहट इन बंधकों पर उतार रहा है। सही बात है। बंधकों को इसलिए लेके रखा हुआ है ताकि वो अगर कोई टॉक्स हो जाए उसमें इसका इस्तेमाल करें। अभी आपको मालूम है उन्होंने ऑलरेडी सीज फायर का प्रस्ताव आगे रखा है। सीज फायर का प्रस्ताव रखते ही इन द मीन टाइम उन्होंने एक सोल्जर कॉर्पोरल नोवा को मार के बाहर डाल दिया, जिसका बॉडी इसराइल आईडीएफ को मिल गया। सो बंधकों का वो पूरा इस्तेमाल करेंगे। और बंधक कैसा हालत में है, क्या हालत में, दो चीजें नजर आ रही हैं संदीप सर, जो आप कह रहे हैं दोनों ही चीजें। एक एनालिसिस ये था कि अब वो इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अब वो खुद सीज फायर के लिए सामने आएंगे और इसमें पहलकदमी भी करेंगे। हो सकता है इसमें होस्टेजेस को छोड़ने की बात भी वो करें, वो कर रहे हैं। कतर में इसके लिए बातचीत भी चल रही है, लेकिन साथ में वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये डेस्परेशन में नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये लेट द वर्ल्ड टेक इट एज इफ द गुड सेंस इज प्रिवेलिंग। क्या कर्नल तेज टिक्कू वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम ये कर जरूर रहे हैं लेकिन ये डेस्परेशन कर रहे हैं और अब भी हमारी ताकत बाकी है, इसीलिए बंधकों को मार रहे हैं क्या? देखिए, दो चीजें इसमें हैं। पहले भी एक्चुअली मेरा तो ये स्टैंड पहले से ये रहा है कि इजराइल इन बंधकों को छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट था नेतन्याहू का वो ये था कि हम हमास को खत्म करके ही रखेंगे। तो इसका मतलब है अगर आपने हमास को खत्म करना है तो सीज फायर की ऑफर मंजूर नहीं की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल किया जाएगा हमास को खत्म करने के लिए। और अगर हमास को खत्म करेंगे तो वो हॉस्टेजेस को क्यों छोड़ेंगे? लेकिन बीच में कतर ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने काफी अपना प्रभाव लगाकर शायद कुछ कहीं स्तर पर बातचीत चल भी रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इजराइल सीज फायर मानने को तैयार नहीं है तो सीज फायर नहीं होगा तो ये हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मरना है तो वो हर एक हॉस्टेज को मार देंगे। ये एक एक करके जो मारने का उनका वो तरीका शुरू हो गया। अब ये दूसरी डेड बॉडी है सोल्जर की जो मिली है। तो मैं मानता हूं कि ये एक मैसेजिंग तो है, लेकिन मुझे लगता है इसके बाद आप देखेंगे आपको ज्यादा हॉस्टेजेस की डेड बॉडी मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस साउथ की तरफ चले जाएंगे। आईडीएफ जैसे साउथ की तरफ जाएगी और ज्यादा डेड बॉडीज मिलने का एप्रीहेंशन है, ये कह रहे हैं कर्नल तेज टिक्कू। ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन फिलहाल जो संकेत है वो यही इशारा कर रहे हैं। संदीप सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं, गाजा पोर्ट को साफ करने में जुटी है इजराइल की सेना। गाजा पोर्ट के पूरे रास्ते में लगे हुए हैं इजराइल के झंडे। पोर्ट की दीवारों में दिखे गोलीबारी के निशान। पोर्ट की निगरानी कर रही टीम ने बनाया वीडियो। पोर्ट की निगरानी कर रही टीम ने वीडियो बनाकर इसको सार्वजनिक भी किया है। गाजा पोर्ट को साफ करने का काम किया जा रहा है। बंदरगाह पर अब पूरे तरीके से आईडीएफ का कब्जा है और इस बंदरगाह को साफ करके काम करने लायक बनाया जा रहा है और इस जगह पर आईडीएफ ने अपनी तरफ से वीडियो बनाकर जारी भी किया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, उत्तरी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में अब इजराइल की फोर्स का कब्जा है और पश्चिमी हिस्से में ये जो बंदरगाह, उस बंदरगाह को पूरे तरीके से साफ करके इसको काम लायक बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सब जगह आप देख रहे हैं डेब्री दिखाई दे रहा है और यहाँ फिलहाल बंदरगाह सुचारू काम नहीं कर सकता। पोर्ट पर सफाई की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आईडीएफ ने अपने कब्जे के बाद ये तस्वीरें भी जारी की हैं। संदीप सर, यहाँ पर इन तमाम जगहों पर अब ये एक बहस चल रही है पूरी दुनिया में कि इजराइल इसको यहाँ पर अपना कोई प्रॉक्सी रखे, वो अपना कंट्रोल रखे, लेकिन यहाँ के लोगों को अपना अधिकार दे। अमेरिका ये लगातार चेतावनी देता रहा है कि आप कैप्चर करने के बारे में या इसको कंट्रोल करने के बारे में मत सोचिएगा। ऐसे में एक्चुअली होगा क्या? संदीप सर के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, ये सवाल मैं कर्नल तेज टिक्कू के पास लेकर जाऊंगा। कर्नल तेज टिक्कू, देखिए, ऐसा है कि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट की है इजराइल ने, वो हमास को दोबारा गाजा के अंदर पनपने नहीं देगा और एटलीस्ट उस टाइम तक तो इसके ऊपर कंट्रोल करेगा जब तक कि हमास का इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म हो जाएगा। और आपको मालूम होना, हमास ने 2006 पर
इलेक्शन जीता था। इसीलिए फतह जो वेस्ट बैंक में रूल कर रही है वो जी। उसका वर्चस्व खत्म हो गया अराफत के मरने के बाद। तो उसके बाद हमस वहां पर आ गई हुकूमत में। लेकिन हमस क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो वायलेंस में बिलीव करती है, वो इजिप्ट को, वो जूस को खत्म करने में बिलीव करती है, तो वो अब ऐसा समय आ गया है कि इजराइल गाजा को नहीं छोड़ सकता, कम से कम उस टाइम तक। नहीं जब तो तक सर इसके लिए हमास का करेगा जो क्या वो? influence है वहां पर, मतलब ये खत्म हो रिमोटली जाएगा। कंट्रोल करेगा, लगातार निगाह रखेगा, खुद परोक्ष रूप से शामिल रहेगा, लेकिन ये नहीं, क्या वो वहां पर मंजूर स्टेशन होंगे। अमेरिका वो- को ये मंजूर होगा? और अमेरिका को मंजूर हो या न हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अमेरिका की बात भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात है ये। ठीक है। वो गाजा के अंदर अपना ट्रूप्स तो बिठा के सर रखेंगे हमास जब वहां तक पर दोबारा हमास सिर को ना खत्म उठाए, इसके लिए तो एक ही तरीका है कि आपका प्रत्यक्ष दखल हो, डायरेक्ट इंटरवेंशन हो। और क्या ये डायरेक्ट इंटरवेंशन ये सस्टेनेबल हो पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। संदीप कुमार सर पास ये लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, लेबनान के समुद्री रूट पर इजराइल का कंट्रोल, उत्तर गाजा बंदरगाह से समुद्री रूट की निगरानी, बेरूत बंदरगाह के समुद्री रास्ते की घेराबंदी की गई। रक्षा मामलों की अमेरिकी जानकारी और वॉर जर्नलिस्ट एना कैस्पेरियन अपने वीडियो में वो बता रही हैं कि कैसे उत्तरी गाजा पर कब्जा करके इजराइल ने लेबनान का समुद्री रास्ता भी पूरी तरह रोक दिया है। यानी इजरायली सेना को तलाशी दिए बगैर, उसकी मंजूरी लिए बगैर किसी भी लेबनानी जहाज का यहां से निकलना मुहाल होगा। तो वहीं दूसरे देशों से लेबनान तक जहाजों का पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर हर उस रास्ते को, हर उस रूट को, हर उस तरीके को चोक करने, स्ट्रैंगल करने में अब इजराइल लगा हुआ है, जहां से उसके विरोधियों को कहीं किसी तरीके की मदद मिल सकती है। संदीप सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये स्ट्रैंगुलेशन या ये इंटरवेंशन जहां जहां पर हो रहा है वो कितना सस्टेनेबल है? कितने दिनों तक इजराइल उसको खुद देख रेख में अपनी कर पाएगा? ये स्ट्रैंगुलेशन जरूरी है क्योंकि उनको बाहर लेके आना है। इनको बाहर लेके जैसे नेतन्याहू ने बताया हुआ है, इनको खत्म करके ही रखेंगे। अगर नहीं खत्म करेगा तो वो अगले कुछ भी कर सकता है। और इस संदीप सर, कुछ समस्या है जहां पर आप हैं, शायद वहां सिग्नल्स का कुछ इश्यू है। मैं आपके पास दोबारा आकर आपकी पूरी बात समझने की कोशिश करता हूं। तब तक ये जो कनेक्शन है वो बहाल करने के लिए मैं अपने टीम को बोलता हूं। और उत्तर गाजा जैसा उसके बारे में चर्चा हो रही है कि दक्षिण गाजा में ये लड़ाई उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्स ने अभियान तेज कर दिया है। वेस्ट बैंक के अल्फा कैंप में भीषण लड़ाई चल रही है। इजरायली सुरक्षा बलों और हमास के बीच जोरदार फाइट की बात यहां से सामने आ रही है और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहला हुआ है। हालांकि ये चैलेंज हमास की तरफ से उतना बड़ा वेस्ट बैंक में पोज नहीं हो रहा है इजराइल की तरफ, लेकिन यहाँ पर भी हमास की प्रेजेंस और उसकी तरफ से उसकी न्यूसेंस वैल्यू को आप कमतर करके नहीं आंक सकते। वेस्ट बैंक से ये चैलेंज कितना बड़ा या कितना कम है सर? कर्नल तेज टिक्कू। नहीं, देखिए, वेस्ट बैंक में तो इतना चैलेंज नहीं था, इसीलिए अभी तक आपने देखा होगा कि वेस्ट बैंक इस लड़ाई में शामिल भी नहीं हुआ। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमस का जो इन्फ्लुएंस था गाजा के अंदर वो काफ़ी बढ़ चुका था और उन्होंने इलेक्शन जीता। वो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर भी जो है उनका प्रभाव काफ़ी बढ़े और वो वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता करके फतह को वहाँ से निकाल कर उस इलाके पर भी अपना कब्जा जमा करें। इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर उनके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं उनके, मतलब काफ़ी सारा, लेकिन पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। और वो पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो सक्रिय हो रहे हैं अभी, इजराइल के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है वो उनको ख़त्म करने की, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी फैसला किया है कि गाजा में है वो या वेस्ट बैंक में हो कहीं और हो, वो ये आतंकवादी संगठन जो है हम उसको खत्म करके रखेंगे। इस वजह से आपने देखा होगा वेस्ट बैंक के अंदर भी छोटी मोटी झड़प हो रही है और ये चलता रहेगा जब तक उनको इजराइल को कन्विंस नहीं होंगे कि हमस का जो प्रभाव है वो वेस्ट बैंक में खत्म हो। राइट, लेकिन मेरे में ऐसे में ये क्यूरियोसिटी सर, हमारे तमाम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि अभी इजराइल जो कर रहा है पूरे फोर्स के साथ कर रहा है, तमाम वेस्टर्न पावर्स भी उसका साथ दे रही हैं, उसको हथियार भी मिल रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच में उसके ऊपर एक बड़ा कर्ज हो जाने की भी बातें की जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे में हमास की ये लड़ाई सस्टेनेंस के हिसाब से आपको कैसी दिखाई देती है, या किसी भी कीमत पर इजराइल ये करेगा, बेशक इसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े? मैं ये सवाल लेकर आऊं आपके पास, उससे पहले उत्तर गाजा बंदरगाह पर कब्जा करके इजराइल ने एक तरफ हमास के समुद्री रास्ते से पहुंचने वाली मदद रोक दी है, तो दूसरी तरफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर भी नकेल कस दी। आपको मैप के जरिए ये दिखा भी देते हैं कि ये मुमकिन कैसे किया जा रहा है। ईरान और तुर्की मिस्र के रास्ते, स्वेज नहर से और भूमध्य सागर में लेबनान के पोर्ट से हिजबुल्लाह और हमास को मदद पहुंचाते रहे।
उत्तर गाजा बंदरगाह पर कब्जे के बाद इन दोनों रूट से लेबनान की तरफ समुद्री आवाजाही इजराइल के कंट्रोल में आ गई है। इस पूरे सिनेरियो से एक्चुअली इजराइल को कितनी मदद मिलेगी, और वो लोग खास तौर से लेबनान में आप जानते हैं हिजबुल्ला और इधर हमास, इनके ऊपर इनकी तरफ आने वाली सप्लाईज के हिसाब से ये इसको रोकने के हिसाब से कितना इफेक्टिव होगा संदीप सर? ये अभी दक्षिण की तरफ जब ये ऑपरेशन करने से पहले ये ज़रूरी था ये पोर्ट का कंट्रोल आईडीएफ ले ले, वो हो गया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इधर साउथ एरिया से साउथ एरिया से एक पाइपलाइन जाता है, सदर्न इसराइल से एक पाइपलाइन जाता है, वो गाजा स्ट्रिप पे होके जाता है। वो पाइपलाइन हाइफा तक जाता है, जिससे थ्रू तकरीबन 60,000 बैरल पर डे जाता है। तो इसलिए इस इलाका उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सदर्न गाजा स्ट्रिप पे ऊपर कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी सी से जो आने वाला है उसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। वो अचीव हो गया। अभी इसके अलावा यूएसए का भी प्रेजेंस है उधर, ये देखने वाली बात है। सर एक बात और कर्नल तेज टिक्कू मैं जानना चाहता हूं, इस सारे डेवलपमेंट के बीच में ईरान की तरफ से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स क्यों हैं? शुरुआत में उसका हाथ प्रत्यक्ष रूप से हमास के 7 अक्टूबर वाले पूरे कांड में था, ये नजर आया था। बाद में ईरान ने कहीं पर ये दिखाया कि वो उसमें चुप्पी साधे हुए, मतलब ये संदेश देना चाहता है कि हाँ हम इसमें शामिल थे। खamenei अभी हाल के दिनों में कहते हैं कि हमको कुछ मालूम ही नहीं था 7 अक्टूबर के बारे में, और ये भी कि हमारा कोई प्रत्यक्ष हाथ इस सब के बीच पीछे नहीं था। अब यहाँ पर उसकी जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं उसके कमांडर कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में हमास का साथ देंगे। ईरान क्या पसोपेश में है या जानबूझकर कंफ्यूजन फैलाना चाहता है? कंफ्यूजन फैलाना चाहता है तो कंफ्यूजन किसके लिए है, दुनिया के लिए या हमास के लिए? देखिए, ईरान की स्थिति जो है वो मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली बहुत पेचीदा है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमास ने जो भी किया इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर को, उसमें उनकी स्वीकृति थी, ईरान की स्वीकृति। उसके बगैर हमास 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ सकता, क्योंकि इतना बड़ा हमला करना ईरान जिसके ऊपर वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आर्म्स, एमुनिशन, फाइनेंस, ट्रेनिंग के लिए, तो वो नहीं कर पाता था ये। और हिजबुल्लाह ने भी उसका आपने देखा होगा, उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इतनी ज्यादा कार्रवाई नहीं करी है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि वो हस्तक्षेप करेंगे अगर ईरान ने एक भी गोली चलाई वहां पर। और 2 उन्होंने अपने कैरियर ग्रुप भेजे, आइजनहावर और फोर्ड। तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है, तो ईरान को ये अब मुझे लगा कि भाई अगर हम हस्तक्षेप करेंगे और अगर हमारा हाथ बिल्कुल खुल गया कि हमने ये हमला करने की स्वीकृति दी थी या हमारे कहने पर किया गया, तो अमेरिका उनको छोड़ेगा नहीं। और अमेरिका भी डिटरमिन्ड है कि वो वंस एंड फॉर ऑल, और जो ईरान को जो वो एक्सिस ऑफ इविल उसको बुलाता है, वो कह रहा है सबसे बड़ा आतंकवादी देश है वो, तो उसको अमेरिका को भी मौका मिलेगा इस वक्त ईरान में हस्तक्षेप करने का। और तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि वो डिप्लोमेटिकली कैश 22 सिचुएशन में है, वो चाहता है हमास के साथ खड़ा दिखाई देना, अरब वर्ल्ड में खासतौर से इसके जरिए मैसेजिंग देना चाहता है, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में वो असल में ये भी दिखाना चाहता है कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं है। क्या इसका एनालिसिस इस तरीके से किया जाना चाहिए? मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, ये खबर दिखाने के बाद गाजा में इजरायली सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच सेना ने एक होटल में छिपे आतंकी को ढेर कर दिया है। नॉर्थ गाजा में इजरायली सेना का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, होटल में छिपे आतंकियों को ढेर किया गया। नॉर्थ गाजा में इजरायली सेना का बड़ा एक्शन। तो नॉर्थ गाजा में जिसको ये कहा जा रहा है कि यहाँ इसको कंप्लीटली क्लीन कर दिया गया है, वहां से भी अभी छिटपुट घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखा जाए कि नॉर्दर्न गाजा और वेस्टर्न गाजा पूरे तरीके से अब इजराइल के कब्जे में है और अब केवल दक्षिण का चैलेंज बाकी है, तो ऐसा नहीं है। उत्तर और पश्चिम में भी अभी छिटपुट चैलेंजेस बचे हुए हैं, बने हुए हैं, उनसे भी निपटना है। क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे आपने ग्राउंड ऑपरेशंस को अपने वहां पर तेज किया, इंटेंस किया, आपके फाइटर जेट्स ने आपको पहले कवर फायर दिया, उसके बाद आपने जाकर वहां कार्रवाई की। अब वहां टनल हैं, बंकर्स हैं, उन सब से आने वाले चैलेंजेस से आपको अब भी निपटना है, और उसके अलावा आपको दक्षिण का किला भी जीतना है। तो ये इजराइल के सामने एक बड़ी समस्या है। लेकिन वो सवाल जो एक बड़ा सवाल है, ईरान का रोल, ईरान के सामने पसोपेश, या ईरान बहुत चतुराई से इस समय अपने स्टैंड को लेकर आगे बढ़ रहा है? कर्नल तेज टिक्कू, बहुत संक्षेप में अगर 30 सेकंड में अपनी बात आप कह सकें। नहीं, मैं ये मानता हूँ ये कोई चालाकी से काम नहीं हो रहा है। वो अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनको मालूम है उनका नुकसान बहुत हो जाएगा
अगर अमेरिका उनके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर ली, इसलिए वो बिल्कुल डिप्लोमेटिकली और फिजिकली भी ग्राउंड पर वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस युद्ध में नहीं है। हमें एक और बहुत बात शुक्रिया भी सर, बहुत धन्यवाद करूंगा। आपकी बात एट लेंथ और सुनता मैं सर, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। संदीप सर, कर्नल तेज टिक्कू, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर।